जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आपसे आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर जरूर कमेंट किया करें। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आंसर कीजिएगा, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट का समर्थन कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने नहीं किया था? आप सभी को पता होगा कि विश्व एवं भारत के मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन पहला विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सैब्रे की संधि की थी। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सैब्रे की संधि की थी। सैब्रे की संधि की थी और सैब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया और तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना है कि सैब्रे की संधि पहले विश्व युद्ध के बाद सैब्रे की संधि हुई थी, जिसके तहत मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सैब्रे की संधि किया और सैब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन किया गया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसके वजह से 1919 ईस्वी में अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो याद रखना है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगर पूछता है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया, तो मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो आप जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में हुआ। किनके द्वारा शुरू किया गया? तो बताइए, खिलाफत आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली। तो याद रखना है कि शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, याद रखिएगा। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन में मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी जैसे महत्वपूर्ण लीडर भी थे। तो याद रखना है। अगर आपसे पूछता है खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो आंसर कीजिएगा खिलाफत दिवस कब मनाया गया। खिलाफत दिवस कब मनाया गया? खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना है 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। तो 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट? निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। ऑप्शन नंबर बी, समस्या तीव्र हुई, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े। और ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं को दबाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? आंसर कीजिएगा। तो आप जानते हैं कि दिल्ली में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना था। तो खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम
एकता के लिए जाना जाता है खिलाफत आंदोलन। तो पूछेगा कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, तो खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए थे। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो याद रखना है 1919 में अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चोरा चोरी सिचुएटेड। चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है, आपको बताना है चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है। आपको पता होगा चोरी चोरा कांड, तो पूछा है कि चोरी चोरा किस स्थान पर स्थित है, तो आंसर कीजिएगा। आप जानते हैं कि संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा नामक स्थान है जहां पर चोरी चोरा कांड हुआ था। आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जनता जो है भड़क गई थी, और उसके बाद एक थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके कारण एक थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई थी और बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था, जिसके बाद गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल, द चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, तो आंसर कीजिएगा चोरी चोरा की घटना कहाँ हुई थी और कब हुई थी, दोनों बताना है। चोरी चोरा की घटना कब और कहाँ हुई थी, तो गोरखपुर में हुआ था चोरी चोरा का घटना, और कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। तो याद रखना है कि चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला सवाल, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया। आंसर करेंगे असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, तो आप बताइए आंसर, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया। तो सही आंसर क्या होगा, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, तो असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित किया गया। तो चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, उसी के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। कब किया जाता है, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922। तो याद रखना है असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, तो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों स्थगित किया गया था असहयोग आंदोलन को, तो चोरी चोरा घटना जो कि आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसी से गांधी जी गुस्सा जाते हैं, और उसके वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ डेट्स है जहाँ से बहुत सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है 1920 से जुड़ा हुआ कौन कौन सा इंसिडेंट है, तो एक तो आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, और 1920 में क्या हुआ था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी। तो अगर पूछता है हंटर कमेटी किससे जुड़ा हुआ है, तो हंटर कमेटी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ठीक है, 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। कब, तो 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। कब, 28 मई 1920। और हंटर कमेटी का संबंध किससे है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, याद रखिएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन 1920 में इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में ही शुरू हुआ था। तो बताना है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप जानते हैं 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो याद रखना है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अब आपसे पूछेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो आंसर बताइए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये भी 1920 में होता है और ये सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो नागपुर अधिवेशन में। तो याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, दिसंबर 1920 में। तो याद रखना है कि 1920 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो याद रखना है 1920 से कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन पारित। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा 1920 में हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1922 1922 से आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। याद रखना है 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था और इसके बाद ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। 1932 ईस्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1932 पूछेगा आपसे 1932, तो 1932 से क्या क्या याद रखना है आपको बताइए? 1932 से आपको याद रखना है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। पूछेगा कम्युनल अवार्ड किस साल घोषित हुआ था? कम्युनल अवार्ड कब घोषित हुआ था? या सांप्रदायिक पंचाट कब घोषित हुआ था? तो 1932। सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कब घोषित हुआ था? तो 16 अगस्त 1932। तो ईयर भी आपको याद रखना और डेट भी। कब घोषित हुआ था? 16 अगस्त 1932। तो याद रखना है कम्युनल पंचाट 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड घोषित किया गया था और उस समय मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। तो याद रखना है कि कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को लाया गया था। इसके अलावा 1932 और भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जैसे पूना पैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि पूना पैक्ट कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था। तो पूना समझ में आ रहा है, पूना लिखा हुआ है। पूछेगा पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था, तो बताइए पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था और पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखना है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। याद रखना है 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। कहाँ पे हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यरवदा जेल में। पूना में है यरवदा जेल, वहाँ पे हुआ था। तो याद रखना है यरवदा जेल। ठीक है, पूछेगा पूना पैक्ट कहाँ पे हुआ, तो यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। पूछेगा पूना पैक्ट कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। पूछेगा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ वो कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 यरवदा जेल में हुआ था और इसके तहत सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया था और उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान जो है यानी सीट जो है वो रिजर्व किया गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अलावा 1932 में आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930, 1931, 1932। तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, तो पूछेगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको पता होगा 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें से तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ और तीनों का तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। याद रखिएगा, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी एक और सवाल है 1940। तो 1940 में कौन सा महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था, एग्जाम में पूछता है। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान की मांग कब की गई, पता है आपको पाकिस्तान की मांग कब की गई? पाकिस्तान की मांग, ठीक है, पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो याद रखना है पाकिस्तान की मांग की गई थी 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई थी और पूछेगा कौन सा मुस्लिम लीग का अधिवेशन में, तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। याद रहेगा
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन। तो ये सवाल पूछेगा मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था कब? तो याद रखना है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था 24 मार्च 1940 को। और 24 मार्च 1940 को हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आया था। अगर पूछे 1940 में अगस्त प्रस्ताव पूछेगा, अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, लेकिन डेट भी पूछेगा तो डेट याद रखना 8 अगस्त। अगस्त प्रस्ताव है तो अगस्त में ही आएगा, तो 8 अगस्त 1900 कब होगा? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था लिनलिथगो के समय में। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे तभी, लिनलिथगो वायसराय। तो पूछेगा अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया गया था। और चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखिएगा। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, टू अटेन स्वराज इन अ ईयर वाज द एम ऑफ। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किनका लक्ष्य था? आपको बताना है कौन सा ऐसा मूवमेंट था, कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना। कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर आपका स्वराज प्राप्त करना? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन। तो याद रखना है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना। तो आपका सही आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप जानते हैं कि दिसंबर 1920 का नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन पूछेगा, नागपुर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1920 कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। और असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो याद रखना है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? दोनों आपको याद रखना है, शुरू कब हुआ तो याद रखना है, और खत्म कब हुआ यानी बंद कब कर दिया गया असहयोग आंदोलन, दोनों एक जगह लिख के याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। याद रखना है असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। और असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? तो 12 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? 12 फरवरी 1922, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक जी की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा था। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा समाप्त किया गया 12 फरवरी 1922 को, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आपको पता ही है कि सेब्रे की संधि हुई थी और सेब्रे की संधि के तहत पहले विश्व युद्ध के बाद सेब्रे की संधि हुई थी और सेब्रे की संधि के तहत खलीफा का पद हटाया गया था जिसका विरोध हुआ था। और 1919 ईस्वी में अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, याद रखना है। बाकी ऑप्शन देखिए, गृह शासन आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। तो आपसे पूछेगा होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो पता है तो बताइए, होम रूल आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? होम रूल आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? तो आपको पता होगा होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग चलाया गया। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, समझ में आया। और आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहां पर। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहां से आपसे पूछेगा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? ठीक है, ये जो होम रूल लीग देख रहे हैं, होम रूल मूवमेंट देख रहे हैं, तो आपसे पूछेगा मद्रास में होम रूल लीग का शुरुआत किसने किया?
तो मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना है एनी बेसेंट। समझ में आया? पूछेगा मद्रास में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में, ठीक है, सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप जानते हैं कि एनी बेसेंट के द्वारा कौन कौन सा पत्रिका लिखा गया था? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में आयरलैंड से भारत आती है। एनी बेसेंट को माता वसंत कहा जाता है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन किया, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल आंदोलन चलाया गया था, आप याद रखिएगा। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा याद रखना है कि होम रूल लीग चलाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं कि उनके द्वारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। जैसे गणपति महोत्सव, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी, है ना, याद है ना आपको। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महोत्सव की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे, उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन तिलक जी और एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था, आप याद रखिएगा। और एक ऑप्शन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखना है कि 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने कितने सूत्रीय मांग की थी? तो याद रखना है गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी इरविन के समय में। गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग की थी, 11 सूत्रीय मांग की थी, जिसको इरविन ने नकार दिया था, ठीक है, या उस पर ध्यान नहीं दिया था। और बाद में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा और कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। पूछ सकता है ये सवाल कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, यह स्टेटमेंट किसने दिया? तो याद रखना है महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था इरविन को, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना है। आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च चलाया गया था। तो आपसे पूछेगा दांडी मार्च शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, ठीक है। दोनों तरह का सवाल एग्जाम में पूछता है। तो दांडी मार्च शुरू कब हुआ, ठीक है, और खत्म कब हुआ, यानी कब से कब तक चला दांडी मार्च, पूछता है आपसे एग्जाम में सवाल। तो आपको याद रखना है दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। याद रखना है दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और खत्म कब होता है? 5 अप्रैल 1930। समझ में आया? 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है दांडी मार्च, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछेगा कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखना है साबरमती से गांधी जी शुरू किए थे। साबरमती, ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू किया था गांधी जी ने और दांडी पहुंचे थे। तो याद रखना है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी पहुंचकर गांधी जी समुद्र के किनारे नमक बनाए थे, आपको पता होगा, ठीक है। दांडी पहुंचे यहाँ पे है, अच्छे से लिख लीजिएगा, पहुंचे। तो आपसे सवाल क्या बनेगा कि दांडी मार्च कब से कब तक चला? तो याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को, वो शुरू हुए थे साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी 12 मार्च 1930 को निकले थे अपने 78 अनुयायी के साथ और उन्होंने 240 मील की लंबी यात्रा पैदल लंबी यात्रा तय की और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकलते हैं और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। समझ में आया? और इसी के साथ फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे
नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं और इस प्रकार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसका था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह आंदोलन क्यों वापस लिया? तो आंसर कीजिएगा, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों वापस लिया था, यानी असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस क्यों लिया? तो आप सभी जानते हैं कि चोरी चोरा हिंसा के कारण, तो याद रखना है चोरी चोरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 ईस्वी में, ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण, चोरी चोरा वायलेंस के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो आंसर कीजिएगा, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? ठीक है, तो आप जानते हैं कि चोरी चोरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? व्हेन डिड गांधी जी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो आंसर कीजिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। याद रखना, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको भी देखते हैं, 1919 में क्या क्या हुआ था। तो आपको पता है 1919 में क्या क्या हुआ था, जैसे पूछेगा रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। अब डेट बताइएगा, बताइए आपको अगर पता है तो। रॉलेट एक्ट कब आया था? आपको पता है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आता है। याद रखना है कि रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आता है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तो याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना है। फिर आपसे पूछ देगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। अब 1921 में क्या क्या हुआ था? 1921 में क्या हुआ था? कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए 1922 में आपको याद रखना है चोरी चोरा कांड, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, A.O. ह्यूम के द्वारा। याद रखना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस यानी कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में 28 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था, आप याद रखिएगा। आपसे पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? स्वदेशी मूवमेंट कब चलाया गया? तो आपको पता होगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में। तो याद रखना है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और किनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। कहाँ पे? ढाका में। तो याद रखना है कि ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा, आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? ढाका में। तो याद रखना है कि 1906 में ढाका में
आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगर पूछे 1907 से, तो 1907 में आपको पता है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन। तो आपको पता होगा सूरत अधिवेशन 1907। तो 1907 का सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 का सूरत अधिवेशन, तो 1907 का सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में विभाजन। नरम दल बट गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। तो याद रखना है, ठीक है, कि नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर आपसे पूछेगा 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। याद रहेगा, रास बिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा पूछेगा लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच में समझौता हुआ था? तो याद रखना है कि लखनऊ पैक्ट जो है दिसंबर 1916 में, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1916 अधिवेशन में हुआ था। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो ये सवाल आपको याद रखना है। 1916 लखनऊ अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखना है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन। अब आपसे पूछेगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद है 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। तो याद रखना है 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था, साथ ही साथ गरम दल और नरम दल में भी समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था? आपको पता है तो बता दीजिए, मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था? मॉन्टेग्यू घोषणा किस साल आया था? तो जिस साल चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसी साल मॉन्टेग्यू घोषणा आया था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आया था। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिए। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? आंसर कीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो फटाफट आंसर कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं कि 1920 में, है ना? तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन शुरू कब किया? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था, और याद रखना है दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो आंसर करना है, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सही आंसर कौन होंगे? याद रखना है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने 1920 ईस्वी के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपका आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू कब कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आपको पता है मोतीलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने? बहुत पूछता है। एक तो आपको याद रखना है, पूछता है 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में। फिर पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू।
समझ में आ रहा है? तो ये सवाल पूछेगा, आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जस्ट बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। याद रखना है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमाता है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1928 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। तो आपको याद रखना है कि मोतीलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने? तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी साल 1919 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। और उसके बाद एक आपको याद रखना है 1928 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1929 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो 28 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया और 1929 का तो आप आराम से याद रखिएगा, 28 में जवाहरलाल नेहरू जी के पिता अध्यक्ष बनते हैं और 29 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो लाहौर अधिवेशन, तो 29 का लाहौर अधिवेशन, तो इंपॉर्टेंट सवाल आराम से लिंक करके याद रखिएगा कि 1928 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पिता मोतीलाल नेहरू ने किया था और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। समझ में आया? तो दोनों लिंक करके आप याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता होगा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही की गई थी। तो ये सवाल बहुत पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। इसके अलावा एनी बेसेंट के बारे में आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी, ठीक है। और एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, आप याद रखिएगा। 1917 का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ पे? कलकत्ता में। तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे आ सकें और लाभ उठा सकें। चित्तरंजन दास जी से पूछ सकता है। चित्तरंजन दास जी के बारे में आप जानते हैं, सुभाष चंद्र जी के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे सीआर दास, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से पूछ सकता है कि चित्तरंजन दास इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको बताना है कि चित्तरंजन दास इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो 1922 का गया अधिवेशन याद है, 1922 ईस्वी का गया अधिवेशन बिहार में हुआ था। 1922 गया अधिवेशन, तो 1922 का गया अधिवेशन बिहार में है गया। तो 1922 का गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सीआर दास जी के द्वारा की गई थी। तो यह भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। और चित्तरंजन दास, सीआर दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु भी कहा जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जी के द्वारा 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया था कि असहयोग आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, आप याद रखिएगा। क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी टू गेन पॉलिटिकल पावर? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? आंसर कीजिएगा, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सही आंसर क्या होगा? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, यानी असहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए थे और थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली,
टी प्रकाशम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये लोग अपनी वकालत को छोड़ देते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी ऑप्शन भी देखिए, जैसे आपसे पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब छोड़ा गया, कब शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था बताइए, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था। तो आपसे डेट भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब, कितने तारीख को और कौन सा साल में शुरू किया गया था, तो आंसर कीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942, याद रखना है 8 अगस्त 1942, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन की अद्वितीय मिसाल है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, ठीक है, और क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, ठीक है, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और गांधी जी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो उस समय कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था, तो तब जाके गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। तो पूछेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा संगठन या कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। इसके बाद आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में हुआ था 8 अगस्त 1942 को, जहां पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, आपको याद रखना है। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया जाता है, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में गिरफ्तार करके रखा जाता है। तो ये सवाल पूछेगा कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया, तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, बहुत ज़्यादा पूछता है, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, पूछेगा गांधी जी सरोजनी नायडू को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया, तो आपको बताना है आगा खां पैलेस में, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी, तो कस्तूरबा गांधी जी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस में, याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, आगा खां पैलेस। तो आगा खां पैलेस में गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। आंसर करेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को बहुत ज़्यादा जलाया गया था, भारी मात्रा में विदेशी कपड़ों विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। तो कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो आंसर क्या होगा, तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी, स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर जी, या गुरुदेव इनको कहा जाता है, आपको पता है गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, पूछेगा, तो याद रखना है विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, और जिसका विरोध किया था असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि अगर विदेशी कपड़ा जलाएं तो पैसा तो हमारा ही खर्च हुआ, है ना, नुकसान तो इंडिया को ही हुआ, क्योंकि हम लोग पैसा से विदेशी कपड़ा खरीदे थे और उसको जलाएं। तो विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने बताया, तो याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी से कौन कौन सा सवाल बनेगा, बहुत सारा सवाल इनसे पूछा जाता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आप याद रखिएगा।
इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था जब चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी ने सफलतापूर्वक लीड किया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह को सफलतापूर्वक लीड करने के कारण गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जानते हैं गीतांजलि पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी वस्त्रों का जलाए जाने को अविवेकी बर्बादी कहा है? तो आप सभी जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब यहां से देखिए वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी को आप जानते हैं कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। याद रखना है, भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत में एकीकरण का जनक किनको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह के लिए इनको जाना जाता है, आपको पता होगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था पता है? बारदोली सत्याग्रह 1928 में ही हुआ था, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, और बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको आंसर करना है गांधी जी। गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, समझ में आया? तो याद रखना है कि वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बारदोली सत्याग्रह को लीड किया गया था 1928 में, और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गांधी जी आंसर करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हु अमोंग द फॉलोइंग रोट द प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रपोजल को किसने लिखा था? तो सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रस्ताव को लिखा था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने लिखा था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। ठीक है, याद रहेगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको पता होगा कि 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, है ना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1893 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका गए थे, अपने एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, और गांधी जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किया गया था जो एग्जाम में बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। कहां पर? तो याद रखना है, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने अफ्रीका में किया था। कब? 1894 में। 1893 में गांधी जी अफ्रीका पहुंचे और 1894 ईस्वी में ही गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी अफ्रीका में। समझ में आया? 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए और एक साल के बाद 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी अफ्रीका में, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछता है कि गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा पत्रिका चलाया? गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा पत्रिका चलाया? भारत में भी बहुत सारा पत्रिका चलाया, तो पूछता है अफ्रीका में कौन सा पत्रिका चलाया? तो गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा पत्रिका चलाया, आपको बताना है। तो याद रखना है, जिसमें इंडिया नाम आएगा, इंडियन ओपिनियन। समझ में आया? तो गांधी जी ने अफ्रीका में कौन सा पत्रिका चलाया? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था अफ्रीका में। ठीक है, तो गांधी जी ने अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलाया था, आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछेगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, याद रखना है। इसके अलावा टॉलस्टॉय आश्रम भी पूछता है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब किया गया? तो टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना महात्मा गांधी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने अफ्रीका में किया था, नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल
गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखना है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा और कौन कौन सा पत्रिका चलाया गया था? तो याद रखना, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया? तो नवजीवन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन पत्रिका का संपादन गांधी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन भी गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो ये सब सवाल पूछेगा तो आप याद रखिएगा। और गांधी जी भारत कब आए? तो आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। तो याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ठीक है, और गांधी जी भारत जिस साल आए यानी 1915 में आए और 1915 में ही गांधी जी को केसर-ए हिंद की उपाधि दी गई। तो 1915 में गांधी जी भारत आए और गांधी जी को केसर-ए हिंद का उपाधि मिला। तो एकदम रिलेट करके याद रखना है कि जिस साल गांधी जी भारत आए उसी साल गांधी जी को केसर-ए हिंद का उपाधि मिला था 1915 में। ठीक है, और याद रखना है कि गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी और बाद में सत्याग्रह आश्रम का नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा था, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? आपको बताना है कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था लेकिन वह उनके परिणाम को नहीं देख सके। बस क्वेश्चन घुमाया है। तो आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को। आपको पता है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और इसका समर्थन किए थे बाल गंगाधर तिलक। लेकिन 1 अगस्त 1930 को ही तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, तो इनका रिजल्ट ये नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह घुमाता है, इसलिए आपको हम बताते हैं लिंक करके, ताकि आप क्वेश्चन अगर समझे हुए तो आप आंसर कर दीजिएगा, याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन को समर्थन किया था परंतु उनका परिणाम नहीं देख पाए, कौन? बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? आंसर कीजिएगा कि चोरी चोरा का जब घटना हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे? आपको पता होगा चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर। तो चोरी चोरा का जब घटना हुआ था उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। समझ में आया? तो याद रखना है चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था जिसको लीड वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ठीक है, तो चोरी चोरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे, आप याद रखिएगा। अगला सवाल, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? पूछेगा, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल किसने बताया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो किस इवेंट के बाद? तो आप सभी को पता है चोरी चोरा कांड के बाद। याद रखिएगा कि चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। ठीक है, समझ में आया? तो आपको याद रखना है कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और आपको पता होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था जिसका
मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे नेताओं ने गांधी जी का आलोचना किया था इसके बाद। ठीक है, और देश में अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रहा था, मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा था, जिससे अंग्रेजों को फायदा हुआ और अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया 10 मार्च 1922 को। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि उस समय गांधी जी का बहुत लोग आलोचना भी कर रहे थे, तो अंग्रेजों को मौका मिल गया गांधी जी को गिरफ्तार करने का, और अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गांधी जी को 6 साल का सजा दिया गया। लेकिन 5 फरवरी 1924 को ही बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पहले अंग्रेज छोड़ देता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो गांधी जी के द्वारा ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। तो याद रखना है, गांधी जी के द्वारा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। 1918 में ही आप जानते हैं गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल किया था, याद है? पूछेगा गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल कब हुआ? 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। तो अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ था? अहमदाबाद मिल आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पे, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन लिख दे रहे हैं हम। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन 1918 में होता है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में होता है। ठीक है, और गांधी जी का पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 1918 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला सवाल, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो आंसर कीजिएगा, जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? तो आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब आपसे पूछेगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस दिन कौन सा त्यौहार था? तो बैसाखी का दिन था। तो याद रखना है, बैसाखी त्यौहार था। ठीक है, तो कौन सा त्यौहार था? बैसाखी का त्यौहार था। कहाँ पे हुआ था? तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। किसके द्वारा? तो जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाने का आदेश दिया गया था, है ना? तो ये सब सवाल पूछता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कौन से 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले? तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक, याद रखना है, डॉक्टर सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में बहुत सारे लोग 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपना कार्यक्रम चला रहे थे, मतलब शांतिपूर्वक धरना दिए हुए थे। उसी बीच जनरल डायर जो है वो गोली चलवाने का आदेश देता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना है, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था, तो उसी के विरोध में भी यहाँ पे कुछ लोग जमा हुए थे। तो ये सवाल भी पूछता है कभी कभी। तो जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई? तो जनरल डायर, याद रखिएगा। अगला सवाल, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जनरल डायर का नाम। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, आप याद रखिएगा, यानी हंटर आयोग। याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें 3 भारतीय सदस्य थे, चीमनलाल सीतरवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जालियांवाला बाग के विरोध में नाइट की उपाधि वापस की थी किसने? नाइट की उपाधि वापस रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है, पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि किसने वापस की? तो टैगोर जी ने। समझ में आया? तो याद रखना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कलकत्ता का ब्लैक होल, ये आपको पता है ब्लैक होल घटना क्या था? पता है तो बताइए, ब्लैक होल घटना क्या था?
तो आपको याद रखना है कि कलकत्ता के एक किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक एक घटना हुआ था 20 जून 1756 को। पूछेगा ब्लैक होल घटना कब हुआ था, तो कलकत्ता का ब्लैक होल है ना, पूछेगा कलकत्ता का ब्लैक होल इंसिडेंट कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है डेट के साथ। समझ में आया, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना हुआ था। 20 जून 1756 को क्या हुआ था, कलकत्ता का ब्लैक होल घटना हुआ था। और इसमें उल्लेख मिलता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिसमें से केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे, बाकी सब अंग्रेज दम घुटने के कारण मारे गए थे। तो यही पूछता है कि कलकत्ता का ब्लैक होल इंसिडेंट कब हुआ था, 20 जून 1756 को कलकत्ता का ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था। किसके द्वारा यह किया गया था और इसमें क्या हुआ था, तो एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 ही जिंदा बचे थे, बाकी सारे मारे गए थे, आप याद रखिएगा। तो अब पूछेगा ब्लैक होल, कलकत्ता का जो ब्लैक होल है इससे संबंधित व्यक्ति कौन है, तो ये आपको नाम याद रखना है कि नवाब सिराजुद्दौला। समझ में आया, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला इससे संबंधित व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। तो इसको भी तो आप आराम से याद रख सकते हैं कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता का ब्लैक होल इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। ठीक है, अब 1757 में आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था, तो एक साल के बाद ही प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था प्लासी का युद्ध, आपको पता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। तो इसलिए रिलेट करके आपको याद रखना है, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था आपको पता होगा, नवाब थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, तो याद रखना है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, याद रहेगा सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, आपको याद रखना है। एक कलर वाला एक जगह लिखें तो इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही सवाल था। यह सवाल समझ में आ गया होगा कि जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करेंगे आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आपको कोई भी टॉपिक में डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करें, और क्लास अच्छा लगता है तो भी आपसे आग्रह करेंगे आप क्लास को सपोर्ट कीजिए, क्लास को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन लगे कि हाँ आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे हैं और क्लास को अच्छे से देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।